और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां अब एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश, क्या पंजाब, क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर सियासी हलचलें अब तेज हो गई हैं। और इसी पर है हमारा आज का यह खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें हम बात करेंगे कि आज पूरे दिन कौन कहां रहा और कौन सी सियासत रची। सियासी हलचल में सबसे पहले बात करेंगे देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की, जिसके राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मानवाधिकार हनन पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में मानवाधिकार हनन पर गांधी परिवार आखिरकार क्यों चुप्पी बांधे हुए है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी के उस भाषण का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने मानवाधिकार को लेकर के राजनीतिक रंग की बात कही थी। पात्रा ने मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि आज पीएम मोदी ने कहा कि मानवाधिकार का बहुत ही ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, जब राजनीतिक चश्मे से उसे देखा जाता है और राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू पे तौला जाता है। इस तरह का सेलेक्टिव व्यवहार एक लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदेह होता है। तो सियासी हलचल में अब बात करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के। चुनावी शोर है और सियासी बयार है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के सियासी तैयारियां अब जोरों पर है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी या फिर कोई और सियासी दल, सब के सब वोटों को बटोरने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। इसी के तहत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुखिया अखिलेश यादव कानपुर पे पहुंचे। वहीं उनके चाचा शिवपाल यादव मथुरा में अपनी पार्टी यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का प्रचार कर रहे हैं। यानी कि चाचा और भतीजे दोनों अपनी अपनी पार्टियों को सियासी मैदान में उतारने के लायक पाल पोस रहे हैं। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि सपा और प्रसपा विधानसभा चुनाव साथ में लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इन कयासों में तो ब्रेक लगता दिख रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग जगहों पे अपनी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव कानपुर में रैली कर रहे हैं तो वहीं सपा कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव मथुरा में चुनावी जनसभा में जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि चाचा और भतीजे की अलग अलग जनसभाएं इस चुनावी संग्राम में कितनी कारगर साबित होती है। तो विधानसभा चुनाव 2022 के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उद्योग नगरी यानी कानपुर से मंगलवार को अपनी समाजवादी विजय यात्रा का आगाज किया है।
यहां जाजमऊ गंगापुल चेक पोस्ट चुंगी पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नोटबंदी के समय कानपुर देहात के झिंझक में जन्मे खजांची नाथ ने विजय रथ यात्रा को पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया। अखिलेश ने रथ पर चढ़ने के दौरान मीडिया से भी बात की और कहा कि लखीमपुर में गाड़ी से किसानों को नहीं कानून को रौंदा गया है। इस घटना को भुलाया बिल्कुल भी नहीं जा सकता। सभी को पता था कि गाड़ी में कौन बैठा था और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि जब भी प्रदेश में सपा ने विजय यात्रा निकाली है तब प्रदेश में परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हर वर्ग के पास जाने की बात कबूली और कहा कि कानपुर औद्योगिक नगरी तबाह हो चुकी है। अखिलेश यादव का काफिला मंगलवार सुबह करीब 12 बजे जाजमऊ गंगा पुल पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत की। तो यात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे, साथ ही जनता को प्रदेश की भाजपा सरकार की कमियां भी बताएंगे। महंगाई, महिला उत्पीड़न पर बीजेपी को भी घेरेंगे। और वहीं समाजवादी ने विजय रथ यात्रा के साथ चुनावी शंखनाद भी कर दिया है। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गोविंद नगर विधानसभा से विधायक सुरेंद्र मैथानी ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने, यह हम आपको सुनाते हैं। हाँ देखिए, अखिलेश जी अपनी यात्रा निकालें, इस पे किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। चुनाव का वर्ष है, ये काम वो अब कोरोना में कोई भी सेवा न देने के बाद अब यात्रा निकालना, ये उनका अपना काम है, इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कानपुर के लिए विकास की बात को कहना ये झूठ का बड़ा पुलिंदा है। ध्यान है हम सब लोगों को, कानपुरियों को, कि 3,555 करोड़ रुपए की मेट्रो की योजना की गारंटी, बैंक गारंटी हमारी शहरी विकास मंत्रालय ने लिया हुआ था और उस पर इन्होंने एक फर्जी शिलान्यास मेट्रो को लेकर कर दिया, पर कोई उत्तर प्रदेश सरकार का बजट नहीं दिया। नेट पर है ये, जब योगी सरकार आई है उसने मेट्रो को पैसा दिया और तब कानपुर में ये मेट्रो बननी प्रारंभ हुई है। गुंडागर्दी की बात, स्कूटर पर डिग्गी के अंदर पैसे गायब हो जाना, सरेआम गायब हो जाना, बैंक रॉबरी होना, चेन स्नेचिंग होना, सपा के गुंडों का थाने में जाकर के उपद्रव करना, पुलिस वालों को मारना, एक विधायक के कानपुर के सगे भाई के द्वारा पुलिस के एक दरोगा को जूते से सरेआम मारना, यह समाचार पत्रों में आया। इसके अलावा लोगों के मकानों पे कब्जे, दुकानों पे कब्जे, जमीनों पर कब्जे। जनता कहने लगी थी कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। ये अपने गुंडागर्दी की बात, इनका स्वभाव है, ये बताएं कि इन्होंने उस समय क्या क्या किया और कौन सा काम ऐसा किया जो जनता की भलाई के लिए हो। बिजली कानपुर को नहीं मिलती थी, सफाई को मिलती थी, कन्नौज को मिलती थी, और इन जहां जहां ये चाहते थे उन 4-5 जिलों को बिजली मिलती थी। और कानपुर की जनता सड़कों पर लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के, बिजली को लेकर के संघर्ष करती थी और कानपुर में तड़प कर रह जाती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को कानपुर की कोई चिंता नहीं होती थी। आज ये जो बात कह रहे हैं, ये लोगों को फिर से भ्रमित करने का सफल प्रयास कर रहे हैं। जनता जानती है, 2022 में इसका जवाब देगी। और अब बात करेंगे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य के बारे में, जिनसे बात करी जेएमडी न्यूज संवाददाता अभिनव शुक्ला ने। और इस दौरान बेबी रानी मौर्य ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह होने की भी बात कही है। साथ इस वक्त है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य जाटव जी, उनसे ही बात करेंगे क्या कुछ 2022 चुनाव को लेकर तैयारियां हैं। मैम, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं 2022 के चुनाव को लेकर? अरे आप देख ही रहे हैं, आपको ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, इतने जोर शोर से लगे हुए हैं, इतना मतलब देखते ही बनता है। जो जिस तरह के लोग यहाँ पर मोर्चे के अलावा हमारी मेन बॉडी भी है, उसके भी सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो पार्टी की ये चुनाव की तैयारी है बस। मैम, अखिलेश यादव विजय यात्रा पे निकले हुए, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किसानों को कुचला गया उसी तरीके से भाजपा संविधान को भी कुचलने का काम कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? अभी तो बताया भैया, तो ऐसा है, जिसने गलती की है उसे सजा मिलेगी, उनको जेल भी भेज दिया गया है
और संविधान की कोई अवहेलना नहीं हो रही है। अगर संविधान की अवहेलना हो रही होती तो मुझे क्यों गवर्नर बनाते? मैं तो ऐसी की हूँ, मैं तो चमार जाति की हूँ एक तरह से। तो ये वो कह रहे हैं, उन्हें कहने दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही महिलाओं का सबसे ज्यादा। ये थे हमारे साथ बेबी रानी मौर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 2022 का चुनाव है और जो भी अखिलेश यादव कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो उनकी पर्सनल है। उसके अलावा जो भी होगा, अब आगे जो भी आरोपी होगा लखीमपुर कांड में, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो एनालिस्ट विक्रम के साथ अपना शुक्ला, जेएमडी न्यूज़ कानपुर। तो सियासी हलचल में अगर बात किसानों की ना हो तो हलचल जो है वो अधूरी हो जाती है। झांसी की मोट तहसील में भाकियू यानी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया। बता दें कि उप जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि सरकार खेतों से पराली 5 दिन के भीतर उठवा ले। यदि 5 दिनों के अंदर शासन द्वारा पराली को नहीं उठाया जाता तो किसान अपने खेतों को नहीं बखर कर पाएंगे, जिसकी वजह से किसान अब बुआई से भी वंचित रह जाएंगे। वहीं किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी सुनवाई नहीं होगी तो वह खेतों में आग लगा देंगे और जिसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होगी। पलाली जो है किसानों के लिए जो मना कर रहे हैं कि हम मुकदमा कायम कर देंगे, इन चीज़ों से वंचित रख देंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा किसान जो है काट कर पलाली को मेड़ पर रख देगा। और यदि 5 दिन के अंदर सरकार ने यदि नहीं उठवाई तो मजबूरी में आके हमारा किसान आग लगा देगा। इसकी जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की रहेगी। मैं यह चाहता हूँ कि कम से कम 5 दिन से ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। हमारे एसडीएम महोदय ने ये आश्वासन दिया कि 5 दिन के अंदर हम उठवा लें। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों में अब हलचल बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी मिशन 2022 की तैयारियों को अब अंतिम रूप देने के लिए संगठन महासचिव सुनील बंसल, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और यूपी प्रदेश के अध्यक्ष सत्येंद्र देव सिंह दिल्ली पहुंचे, जहां बीजेपी के दिग्गजों ने 100 दिन 100 कार्यक्रम की योजना तैयार की है। साथ ही आगे का एजेंडा भी तैयार किया है। गौरतलब है कि बीजेपी सरकार द्वारा शुरू किए गए कल्याणकारी योजनाओं के साथ मतदाताओं तक पहुंचने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। और अब बात सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेकर के। एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन मोड में नजर आए हैं, जिन्होंने कहा है कि पर्वों और त्योहारों की आड़ में अराजकता और अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पर्वों और त्योहारों पर होने वाले आयोजनों के संबंध में धर्मगुरुओं के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ भी संवाद स्थापित किया जाए। पूजा पंडालों और रामलीला मंचन के आसपास साफ सफाई सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाए। विसर्जन मार्ग सहित अन्य सड़कें गड्ढा मुक्त रहें। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, 12 वफात और दीपावली आदि के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। और वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने वालों की गिरफ्तारी हो रही है, तो फिर गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि जब गुंडों माफियाओं की जमीनों पर बुलडोजर चल रहे हैं तो यहां पर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। नेतृत्व भी इस चीज की मांग कर रहा है। उन्होंने महंगाई को लेकर के भाजपा पर निशाना साधा और कहा
कि महंगाई अपने चरम सीमा को भी पार कर चुकी है। आम आदमी की कमर पूरी तरह से टूट रही है, लेकिन सरकार इस पर रोक नहीं लगा पा रही। देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का ये कहना है कि जो है वो जो गृह राज्य मंत्री हैं उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनकी गाड़ियां हैं, उनके बेटे हैं और उन्हीं का कार्यक्रम था। अब उन्हीं लोगों ने सुनियोजित तरीके से किसानों को रौंदाया है। तो अगर उत्तर प्रदेश में सबकी गिरफ्तारी हो सकती है कानून तोड़ने वाले की, तो उन्होंने कानून तोड़ा है, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारी नेताजी की मांग है। बुलडोजर चलाने की भी बात कही। नहीं, बुलडोजर चलाने की बात यही है। मैंने बुलडोजर में कहा, अगर योगी जी जो है सभी माफियाओं के या क्रिमिनल के लोगों के यहाँ बुलडोजर चलवाते हैं, तो फिर उनके यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए। फिर उसमें ये पक्षपात क्यों जो है, पक्षपात नहीं होना चाहिए। और वहीं इत्र की नगरी यानी कन्नौज में सदर कोतवाली क्षेत्र के तिरवा रोड पर बने सपा कार्यालय पर राम मनोहर लोहिया जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि यहां पर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष कलीम खान की अगुवाई में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर लोहिया जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया गया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में सदर विधायक अनिल दोहरे ने कहा कि ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने का जो काम और जो संकल्प लोहिया जी ने लिया है और शुरुआती दौर में देश को आजाद कराने में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लगी, तब जाकर देश आजाद हुआ था, उनकी परिकल्पना रही और उनके पद चिन्हों पर चलकर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज भी काम कर रहे हैं। आज हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। और जिस तरह से लोहिया जी ने भारतीय राजनीति में ऊंच नीच की भेदभाव ख़त्म करने का जो संकल्प लिया था और शुरुआती दौर में जिस तरह से देश को आज़ाद कराने में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जब देश आज़ाद हुआ तो उनकी परिकल्पना रही और वो जब भी बोलते थे, जो भी बोलते थे, भविष्य में क्या होने वाला उस पर बोलते थे, वो आज दिखाई पड़ रहा है। उनके पदचिन्हों पर चलकर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देश में जो आज परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं, आज जिस तरह से समाज में दूषित माहौल पैदा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर इसमें देश में एकता और अखंडता आ सकती है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के पद चिन्हों पर चलकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनको आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। तो उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस राज्यों में राजनीतिक दल अभी से अपनी अपनी कोशिशों में जुट चुके हैं। राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो चली हैं, जिसको लेकर के सर्वे किए भी जा रहे हैं। इन सर्वे में 5 राज्यों में कौन सी पार्टी सत्ता बचाने में कामयाब होती है और कौन सी नाकामयाब होती है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब इस बार बदलेगी सत्ता। चुनावी सर्वे की कड़ी में सबसे पहले बात पंजाब की। एक सर्वे के मुताबिक 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी यानी आप राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। सर्वे के अनुसार आपको 49 से 55 सीटें तो सत्तारूढ़ कांग्रेस को 39 से 47 सीटें मिलने के आसार हैं। तो वहीं अकाली दल को 17 से 25 सीटें और बीजेपी को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 1 सीटें जा सकती हैं। अब बात आती है कि क्या पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के लिए चरणजीत सिंह चन्नी सही पसंद है। इस सवाल पर 60% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, तो वहीं 40% लोगों का कहना है कि चन्नी सही पसंद नहीं है।
सर्वे के अनुसार आपको 36% वोट तो कांग्रेस को 32% वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी आएगी या जाएगी? उत्तराखंड में 4.5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदलने वाली बीजेपी क्या इस बार भी सत्ता पर पकड़ बनाए रखने में कामयाब होगी? सर्वे के मुताबिक राज्य में बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। सी वोटर सर्वे में ये बात सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी को 42 से 46 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 21 से 25 सीटें मिलने के आसार हैं। हालांकि राज्य में मजबूत दस्तक देने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी को कोई खास फायदा होता नजर नहीं दिख रहा और उसे 0 से 4 सीटें तथा अन्य के खाते में अधिक से अधिक 2 सीटें जा सकती हैं। सर्वे के मुताबिक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 45% वोट तो कांग्रेस को 34% और आम आदमी पार्टी को 15% वोट मिलने के आसार हैं। मणिपुर में किसकी सरकार? सर्वे के मुताबिक मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को करीब 36% वोट मिल सकते हैं तो कांग्रेस के खाते में 34% वोट आ सकते हैं, जबकि एनपीएफ को 9% और अन्य के खाते में 21% वोट जा सकते हैं। 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में इस बार त्रिशंकु विधानसभा के आसार बनते दिख रहे हैं। सीटों के लिहाज से अगर देखें तो मणिपुर में बीजेपी को 21 से 25 सीटें तो कांग्रेस को 18 से 22 सीटें मिलने के आसार हैं, जबकि एनपीएफ को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। गोवा का क्या होगा? सर्वे के अनुसार 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को 38% वोट मिल सकते हैं और सत्ता पर बीजेपी पकड़ बनाए रख सकती है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसे 23% वोट मिल सकते हैं तो कांग्रेस के खाते में 18% और अन्य को 21% वोट मिलने की संभावना है। अगर गोवा विधानसभा में सीटों के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 24 से 28 सीटें, कांग्रेस को 1 से 5 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 से 7 सीटें और अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश, क्या योगी दिलाएंगे बीजेपी को जीत? बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं। देश भर की निगाहें योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पर लगी हुई हैं। क्या उनकी अगुवाई में बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होती है या नहीं? हालांकि लखीमपुर खीरी हिंसा और गोरखपुर कांड समेत कई मामलों के बीच इस बार चुनाव रोमांचक होने के आसार हैं। सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बना सकती है। दावा किया गया है कि बीजेपी के खाते में 241 से 249 सीटें आ सकती हैं, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के हिस्से में 130 से 138 सीटें जा सकती हैं, तो बहुजन समाज पार्टी को 20 से कम सीटें मिलने के आसार हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में लगातार सक्रिय कांग्रेस को इस बार भी खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस 3 से 7 सीटों के बीच सिमट सकती है। अब इन 5 राज्यों में जनता किस पार्टी की सरकार बनाएगी, ये तो चुनाव बाद के नतीजे ही बताएंगे। तब तक सर्वे से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता की पसंद कौन है और किस ओर जनता का झुकाव है। स्पेशल डेस्क जेएमडी। तो जब जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार यानी चुनावी मौसम नजदीक आता है तो तमाम सियासी दल हैं वो सामने आने लगते हैं। कोई संकल्प यात्रा निकालता है, कोई विजय रथ यात्रा निकालता है, तो कोई 100 दिन के लिए 100 कार्यक्रम का एजेंडा तय करता है। लेकिन सबसे बड़ी होती है जनता जनार्दन यानी कि आप, जिसके पास ताकत होती है वोट की, जो तमाम बड़े से बड़े सियासतदारों को फर्ज से अर्श से फर्श तक का जो सफर है वो तय करा देती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश सियासी हलचल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।